আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश को विदेशी सहायता के मामले में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी सहायता बंद करने का निर्णय लिया है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी मदद को रोकने का फैसला किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी सहायता रोकने के लिए सूचित किया है। इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को शटडाउन का आदेश दिया था। बांग्लादेश समेत दुनिया के अन्य देशों को पैसों से लेकर हर तरह की मदद देना तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल इजराइल और इजिप्ट इस सूची से बाहर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश के अनुसार बांग्लादेश में सभी परियोजनाओं को रोका जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने सभी भागीदारों को लिखे पत्र में कहा कि कोई भी गतिविधि, चाहे वो यूएसएड या बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो, चाहे वो कोऑपरेटिव एग्रीमेंट हो या सहायता या उपकार की प्राप्ति हो, बंद की जानी चाहिए। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दूसरे देशों की मदद के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा, अमेरिकी दुनिया के अन्य देशों को जो भी मदद देता है उसकी 85 दिनों तक व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट समीक्षा के लिए स्टेट सेक्रेटरी के कार्यालय को सौंपा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतिम फैसला पर पुनर्विचार करेंगे। बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बड़ा झटका मान रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इसके अलावा विदेशी सहायता के लिए अचानक बंद होने के परिणाम स्वरूप यूएस सब्सिडाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बांग्लादेश में अपनी चल रही परियोजनाओं में गंभीर समस्या का सामना करना होगा। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। अमेरिका की सत्ता संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के विभिन्न देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को 90 दिनों के लिए रोकने का आदेश दिया था। इस बार इस खाते में बांग्लादेश का नाम भी आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने के पहले दिन यानी 1 फरवरी को बजट की घोषणा करेंगी। बजट को लेकर उम्मीदों का पारा अभी से चढ़ने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार इस साल का बजट मध्यम वर्ग और ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर पेश करेंगी। मध्यम वर्ग और ग्रामीण भारत, इंडियन मार्केट इकोनॉमी देश के इन दोनों हिस्सों से नियंत्रित होती है, तो इन दोनों हिस्सों में अतिरिक्त पैसा होना चाहिए ताकि आने वाले बजट में ग्रामीण बजट हो। यह सुनिश्चित करना और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के लिए नकद बजट, इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग को कुछ रियायतें देनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले इस मुद्दे पर विश्लेषण कर रही है। पिछले वर्ष में इनकम टैक्स में कुछ छूट दी गई थी, लेकिन जो लोग नाम मात्र का इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा फायदा दिया जाता है, लेकिन 10 से 20 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को पिछले 10 सालों में कोई इनकम टैक्स लाभ नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए इनकम टैक्स ढांचे में 10 से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले टैक्स पेयर्स के लिए अलग इनकम टैक्स स्लैब पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण लोगों के लिए कुछ विशेष पैकेज लाने पर भी पहल की जा सकती है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ग्रामीण उद्योगों को आसानी से स्थापित करने के लिए एक विशेष योजना अपनाई जा सकती है। सरकारी सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण समाज तक ज्यादा पैसा पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण उद्योगों की मांग बढ़ रही है। शहरों की तुलना में ग्रामीण उत्पादों की मांग पिछले 6 महीनों में थोड़ा सकारात्मक रहा है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि यह प्रवृत्ति जारी रहे। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की विकास दर सबसे कम रही है। इस स्थिति में एकमात्र रास्ता ग्रामीण और शहरी उत्पादों की मांग को बढ़ाना है, लेकिन शहर में रोजगार सकारात्मक रूप से नहीं बढ़ पा रहा। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए वेतन वृद्धि दर नेग्लिजिबल हो गया है, लेकिन महंगाई दर कम नहीं हो पा रही। इसीलिए बजट में कुछ रियायतें दी जा सकती है। ग्रामीण पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास यह भी प्रस्ताव आया है कि क्या किसानों की तरह महिलाओं को भी आर्थिक अनुदान दिया जा सकता है।
जब पैसा महिलाओं के हाथों में आता है तो वह बाजार अर्थव्यवस्था के लेन देन में काम आता है। बता दें कि आगामी बजट सत्र 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों में बजट पेश करेंगी। इसके बाद बजट चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न सवालों का जवाब भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा की एडीसी जापान में स्वास्थ्य पेशेवरों के रोजगार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है। इस पर एडीसी अधिकारी पहले ही व्यापक बैठक कर चुके हैं। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नर्सेस जैसी स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जापान में रोजगार के अवसर को सुविधाजनक बनाने के लिए बेंगलुरु स्थित एक संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है। टीटीएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य पूर्णचंद्र जमातिया ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपडेट साझा किया। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णचंद्र जमातिया ने कहा, एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्णचंद्र जमातिया ने कहा कि नवीस एचआर बेंगलुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स अजय कुमार सहानी और कानाको शिमिजू के साथ सार्थक चर्चा हुई। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य त्रिपुरा के युवाओं, विशेषकर टिप्रासा कम्युनिटी के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी के अवसर पैदा करना है। एडीसी अधिकारियों ने यह भी कहा कि योजना का एक उद्देश्य जापान में नर्सेस और अन्य कुशल पेशावरों के लिए विशेष प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पैदा करना है। टीटीएडीसी त्रिपुरा के युवाओं को ग्लोबल जॉब मार्केट, विशेषकर जापान तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। हम समागम करेंगे, लोगों को रोक नहीं सकते। समागम स्थल विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने कहा कि 2023 के चुनाव में भाजपा हार गई थी और भाजपा ने तिपरा मोथा की धोखाधड़ी के कारण सरकार बनाई थी। यह उल्लेखनीय है कि सीपीआईएम 29 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम के लिए स्वामी विवेकानंद मैदान नहीं मिलने पर उमाकांत स्कूल के पास समागम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। देशेर विधानसभा निर्वाचने प्रकृत अर्थे तारा परास्त हয়েছে। तिपरा मोथा যদি সেখানে প্রতারণা না করত এরা সরকারে আসতে পারে। এদের 39টা ভোটের হিসেব দেখিয়েছে তো প্রকৃত অর্থরা ভোট পেয়েছে 20 থেকে 22টা। বাকি ভোটগুলো প্রকৃত ভোটারদের ভোট দিতে না দিয়ে সেগুলো জবরদস্তি করে তাদের পক্ষেই ভোটটা দিয়েছে। তারা জানে, কাজেই এই কারণে এদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে। আমাদের সভা সমাবেশ, জমায়েত, মিছিল, মিটিং এগুলিকে এরা যতটা দাবিয়ে রাখতে পারে তার জন্য চেষ্টা করে। এই তো কালবাদে गणतंत्र दिवस की रात टीआरटीसी से सटे इलाके में पश्चिम अगरतला थाने की पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी आग में झुलसे हुए व्यक्ति को अगरतला जीबी अस्पताल ले गए, जहां सोमवार सुबह उस व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। फॉरेंसिक विभाग के उप निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और जांच के लिए कुछ सामान बरामद किए हैं। पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन के ओसी परितोष दास ने मीडिया को घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। গতকাল রাতে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে কৃষ্ণনগর টিআরটিসির পাশে বিউসির কাছে একটা লোক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মারা গেছে এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। যাওয়ার পর তাকে জিবিতে শিফট করা হয়, জিবিপি হসপিটালে শিফট করা হয় এবং আজকে আমরা ফরেনসিক টিম সহ আমাদের পুলিশ টিম আমরা ঘটনাস্থল ভিজিট করি এবং ঘটনাস্থল থেকে কিছু জিনিস আমরা সিজ করে নিয়ে এসেছি। আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং এই बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলোয়
শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य के गृह विभाग ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले 3 वर्षों में मानव तस्करी के आरोप में त्रिपुरा से 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जनवरी 2022 से पिछले साल नवंबर के बीच मानव तस्करी के आरोप में त्रिपुरा से 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बात राज्य सरकार के गृह विभाग की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कही गई। राज्य सरकार ने हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में यह रिपोर्ट भी पेश की थी। राज्य सरकार की एक नई प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जून में एनआईए ने भारत बांग्लादेश सीमा के पार बांग्लादेश नागरिकों और रोहिंग्या की तस्करी में शामिल होने के लिए 8 लोगों पर आरोप लगाया था। आवश्यक निर्देश रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार गिरने से कुछ समय पहले बॉर्डर गार्ड फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आसाम राइफल्स और स्टेट पुलिस सहित राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी पुलिस प्रशासन को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। त्रिपुरा के अलावा असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य राज्यों में एनआईए द्वारा समय समय पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने बाद में कहा कि समन्वित प्रयासों का उद्देश्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को खत्म करना और विशिष्ट इनपुट के आधार पर अपराध में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार करना है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ मामलों में एनआईए ने बीएसएफ की मदद से अभियान चलाया और एनआईए ने राज्य पुलिस को अपनी योजना के बारे में सूचित नहीं किया, जिसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई। गौरतलब है कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कुल 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें से लगभग 7 किलोमीटर अभी भी कांटेदार तार की बाड़ के बिना है। राज्य गृह विभाग की एक नई प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक 2815 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार करने और त्रिपुरा में प्रवेश करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि त्रिपुरा सीमा के अधिकांश हिस्सों में कांटेदार तारों से बाड़ लगाई गई है। स्थानीय विवाद के कारण इसके कुछ हिस्सों में बाड़ लगाना अभी तक बाकी रहा है, जो अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी का आधार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 65,000 घट गई है, जिससे सरकारी स्कूलों में गिरावट और ड्रॉप आउट की दर में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में करीब 65,000 स्टूडेंट्स की कमी हो गई है। 2018-19 में राज्य के सरकारी स्कूलों में 5,71,868 स्टूडेंट्स थे, जो 2023-2024 में घटकर 5,08,036 रह गई है। इन 5 सालों में सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या करीब 1,537 घट गई है। हालांकि इन 5 सालों में राज्य के निजी स्कूलों में 17,096 छात्र बढ़ गए हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के पास वर्तमान में 4,238 स्कूल्स है, जिनमें से 125 विद्या ज्योति स्कूल्स है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के 2,344 स्कूलों में शौचालय नहीं है। इनमें से 1,232 स्कूलों में लड़के
और 1112 स्कूलों में लड़कियां पढ़ती है। खासकर 1112 स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह अब स्कूल के पास बने घर के शौचालयों का उपयोग करने को मजबूर है। यही हाल इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का भी है। वही बाकी 1232 स्कूल्स के छात्रों और शिक्षकों की भी यही समस्या है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 4238 सरकारी स्कूलों में से 1898 स्कूलों में बिजली नहीं है और 836 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों में 2 चरणों में राज्य में लगभग 5888 शिक्षण पद समाप्त कर दिए गए हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी स्कूलों को छात्र शिक्षक अनुपात के रिक्तियों का निर्धारण करना होता है। इसीलिए अगर छात्रों की संख्या घटती है तो शिक्षकों की रिक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में राज्य के सरकारी स्कूलों में 38,986 टीचर्स थे। हैरानी की बात यह है कि 2023-24 में यह घटकर 28,710 रह गई है। सिर्फ 5 सालों में राज्य के सरकारी स्कूलों में 1,248 टीचर्स कम हो चुके हैं। सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों में भी पिछले 5 सालों में शिक्षकों की संख्या 150 तक कम हो चुकी है। राज्य में 311 स्कूल्स एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में राज्य में 4,309 सरकारी स्कूल थे, जो 2023-24 में घटकर 4,238 हो गई है। इन 5 सालों में राज्य में 71 सरकारी स्कूल कम हो गए हैं। 2018-19 में राज्य में 46 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स थे, जो 2023-24 में घटकर 42 रह गई है। 2023-24 में राज्य में 343 निजी स्कूल्स थे, जो वर्तमान में बढ़कर 395 हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 48% सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है और 60% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। 4,238 सरकारी स्कूल्स में से केवल 288 स्कूल्स में साइंस लैब है। राज्य के केवल 2.6% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है। वहीं 68% स्कूलों में कोई लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तीसरे से 5वीं कक्षा में 1.8%, छठी से 8वीं कक्षा में 4.1%, 9वीं से 10वीं कक्षा में 8.9% और 11वीं से 12वीं कक्षा में 12.1% की दर से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तेलियामुड़ा के हदराई इलाके में हरिराधा विद्या मंदिर की 2 छात्राओं को रविवार को ट्रेन यात्रा के दौरान अन्य यात्रियों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रोजेक्ट को इंचार्ज परितोष पाल के अनुसार इस घटना के विरोध में स्कूल के छात्रों ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ सजा की मांग को लेकर स्कूल में प्रदर्शन किया। रविवार को जब परितोष पाल प्रोजेक्ट को इंचार्ज हॉस्टल में रहने वाली 2 छात्राओं के साथ 75 लड़कियों के घर जाने के लिए तेलियामुड़ा रेलवे स्टेशन में गए तो ट्रेन में अन्य यात्रियों ने शिक्षकों और महिला छात्राओं को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया। उन्हें मुंगियाकामी स्टेशन पर पुलिस को सौंप दिया गया। स्कूल के प्रोजेक्ट को इंचार्ज परितोष पाल ने शिकायत की। 2 জন স্টুডেন্টকে নিয়ে যাইতেছি। অলরেডি এই স্টুডেন্টগুলা যাওয়া একলা সম্ভব না, আমি ওদেরকে বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য নিয়ে যাইতেছি। সেই সময়ে তেলিয়ামুড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে আর কিছুজন মহিলা এবং তৎসঙ্গে আরো কিছুজন পুরুষ আমার উপরে অত্যাচার শুরু করার মধ্যে আই কার্ড দেখতে চাই। আমি আই কার্ড দেখানোর পরেও তারা সেটা বিশ্বাস করেনি। তৎসঙ্গে আমার মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এবং টাকার ব্যাগও ছিনিয়ে নেয় তারা। এরপরে এরকম করতে করতে মঙ্গিয়াকামি আসার পরে পুলিশ যখন আসে, পুলিশ আসার পর আমাদের ভেরিফাই করার পরে পুলিশ আমাদের ছেড়ে দেয়। ফির পুনরায় কুমারঘাট পৌঁছার সময় আর সেই আবার 200-250 জন আমার উপরে এবং মহিলা এই যে 2টা স্টুডেন্ট ছিল স্টুডেন্টের উপরে আক্রমণ শুরু করে। बाद में जब छात्रों के माता पिता को सूचना दी गई तो वे मौके पर आए और उन्हें बचाया। इस संबंध में सोमवार की सुबह स्कूल के शिक्षक परितोष पाल ने तेलियामुड़ा रेलवे पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसी बीच सोमवार को जैसे ही यह खबर स्कूल में फैली, छात्रों ने सुबह से ही स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए स्कूल का बहिष्कार करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
जागृति 2025 क्विज प्रतियोगिता के तीसरे चरण का उद्घाटन राज्य पर्यटन विभाग के मंत्री सुशांत चौधरी ने रविंद्र भवन में किया। यह क्विज प्रतियोगिता सड़क दुर्घटनाओं, नशीली दवाओं की रोकथाम और उपभोक्ता संरक्षण पर आधारित है। प्रतियोगिता का उद्देश्य इन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इनके प्रति सचेत करना है और यह प्रतियोगिता खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और पर्यटन विभाग के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि क्विज कंपटीशन का अंतिम चरण 8 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। আমরা এটা তিনটা ইস্যু, রোড সেফটি, মিনার্স অফ ড্রাগ এবং আমাদের কনজিউমার প্রোটেকশন, এই তিনটা ইস্যু আমরা সিলেক্ট করেছি যাতে প্রতিটা কলেজে আমরা সেটাকে নিয়ে যেতে পারি। কারণ আমরা মনে করি যে একমাত্র অ্যাওয়ারনেসই হচ্ছে, সচেতনতা হচ্ছে, যেটা আমাদের প্রত্যেককে মিনার্স অফ ড্রাগ, রোড অ্যাক্সিডেন্ট এবং কনজিউমার প্রোটেকশন সেগুলো আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো। রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা করতে পারবে, ড্রাগের অ্যাবিউজ থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারবো এবং কনজিউমার প্রোটেকশন সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হতে পারবো। অনলি অ্যাওয়ারনেস, এই জিনিসগুলো কি করে আনতে হবে আমাদের। लौंगतराई मसाला कंपनी 29 जनवरी से 12 फरवरी तक हापानी अगरतला अंतर्राष्ट्रीय मेला और प्रदर्शनी केंद्र में विभिन्न दिलचस्प कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के साथ आयोजित औद्योगिक व्यापार मेले में भाग लेगी। 29 जनवरी से 12 फरवरी तक औद्योगिक व्यापार मेले में स्टॉल नंबर C12 और D12 पर लौंगतराई कंपनी का स्टॉल रहेगा। मेले में वृद्धाश्रम की माताएं स्टॉल का उद्घाटन करेंगी और पूर्व सैनिकों तथा समाज की प्रमुख हस्तियों के सम्मान में विभिन्न प्रतिस्पर्धी और रोचक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा दैनिक खरीदारी के लिए लकी ड्रॉ कूपन और आकर्षक पुरस्कार भी होंगे। कंपनी के जनरल मैनेजर सुब्रत देवनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी। আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের যে সংবাদটুকু আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটুকু আমরা বহন করার জন্য। আসলে আপনারা জানেন সবাই যে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রতি বছর একখানা মেলা হয়, শিল্প বাণিজ্য মেলা। সেটা এবারে শুরু হচ্ছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।